नमस्कार। भारतीय इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन्हें भूलना नामुमकिन है। और 13 अप्रैल 1919 ये एक ऐसी ही तारीख है। आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी को परत दर परत समझेंगे। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये वो पल था जिसने न सिर्फ हजारों मासूमों की जान ली, बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और देखिए, मशहूर इतिहासकार एपीजे टेलर ने क्या खूब कहा है कि जलियांवाला बाग वो मोड़ था जिसके बाद भारत के लोग ब्रिटिश राज से हमेशा के लिए दूर हो गए। मतलब समझिए, ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये वो पल था जब लाखों भारतीयों का अंग्रेजों के न्याय और अच्छे शासन पर से भरोसा चकनाचूर हो गया था, एक झटके में। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे, जानेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, उस दिन असल में क्या क्या हुआ और फिर इसका हमारी आज़ादी की लड़ाई पर क्या असर पड़ा। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, बात है पहले विश्व युद्ध के बाद की। उस समय भारत में माहौल बहुत गर्म था। भारतीयों ने वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। उम्मीद थी कि भाई अब बदले में हमें कुछ अधिकार मिलेंगे, थोड़ी आज़ादी मिलेगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ब्रिटिश सरकार 1919 में एक ऐसा कानून लेकर आई जो बेहद सख्त और दमनकारी था। नाम था रॉलेट एक्ट। वैसे तो इसका ऑफिशियल नाम बड़ा लंबा चौड़ा था, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। सीधे सीधे कहें तो ये भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। अब आप सोचिए, ये कानून कितना खतरनाक था। इसके तहत सरकार किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, और तो और बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। प्रेस का गला घोट दिया गया था। आप किसी फैसले के खिलाफ अपील तक नहीं कर सकते थे। मतलब पूरी तरह से तानाशाही। जाहिर है पूरे भारत में इसका जबरदस्त विरोध होना ही था। तो अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि ये विरोध की आग पंजाब में इतनी ज्यादा क्यों भड़की। गांधी जी ने तो इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में एक शांतिपूर्ण आंदोलन, सत्याग्रह की शुरुआत की। लेकिन पंजाब में और खासतौर पर अमृतसर में मामला बिगड़ गया। हुआ ये कि वहां के 2 बहुत लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बस इसी बात पर लोग भड़क गए। प्रदर्शन हुए और हालात को काबू से बाहर जाता देख अंग्रेजों ने पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दिया। यानी अब शहर का कंट्रोल पूरी तरह से सेना के हाथ में था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक त्योहार का दिन इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बन गया। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। दिन था बैसाखी का, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। तो हजारों लोग, जिनमें औरतें थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे, सब जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। कुछ लोग तो बस त्योहार मनाने आए थे, मेले का माहौल था, और कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। और ठीक तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ वहां आधम का। उसने आते ही बाग से बाहर निकलने का जो एक मेन रास्ता था उसे बंद करवा दिया। और फिर बिना कोई चेतावनी दिए, बिना एक शब्द कहे, उसने अपनी फौज को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां चलती रहीं और चलती रहीं पूरे 10 मिनट तक, तब तक जब तक कि सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं। कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं उस बेबस भीड़ पर। वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा सोचिए। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, कोई जगह नहीं थी। कई लोगों ने तो गोलियों से बचने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में छलांग लगा दी। बाद में सिर्फ उस एक कुएं से 120 से ज्यादा शव निकाले गए। ये आंकड़ा उस दिन की लाचारी और दहशत की कहानी कहता है। कितने लोग मारे गए, इस पर आज तक बहस है। अंग्रेजी सरकार ने तो कहा कि सिर्फ 379 लोग मारे गए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जांच में यह आंकड़ा करीब करीब 1000 तक पहुंचा। और जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना था कि 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ये जो आंकड़ों में इतना बड़ा फर्क है ना, ये साफ दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार इस भयानक सच को कितना दबाना चाहती थी। और जनरल डायर का इरादा क्या था, ये उसकी अपनी बातों से ही साफ हो जाता है। बाद में जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, वो तो पूरे पंजाब में एक नैतिक प्रभाव डालना चाहता था। सीधे शब्दों में कहें तो वो भारतीयों को सबक सिखाना चाहता था। ये सोच ही बताती है कि वो कितना क्रूर था। इस भयानक हत्याकांड के बाद पूरा देश सदमे में था। हर तरफ गुस्सा और दुख था। तो चलिए देखते हैं कि इस घटना के बाद भारत ने कैसे रिएक्ट किया। इस नरसंहार के विरोध में देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपनी आवाज बुलंद की।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का खिताब वापस कर दिया। महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद मेडल लौटा दिया। सर शंकर नायर ने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। और इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन भी वापस ले लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब अपना नाइटहुड का सम्मान लौटाया तो उन्होंने वाइसराय को एक खत लिखा, और उस खत में जो बात उन्होंने कही वो उस वक्त हर भारतीय के दिल की आवाज़ थी। उन्होंने लिखा कि ये सम्मान अब मेरे लिए शर्म की बात है, और इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि ब्रिटिश राज में हम भारतीय कितने बेबस और लाचार हैं। अब इस मामले की जांच के लिए 2 कमेटियां बनी, एक अंग्रेजों की जिसका नाम था हंटर कमीशन, और दूसरी कांग्रेस की। अंग्रेजों की कमेटी ने डायर के काम की थोड़ी बहुत निंदा तो की, लेकिन उसे कोई सजा नहीं दी। उल्टा एक और कानून बनाकर उसे बचा लिया गया। वहीं कांग्रेस की कमेटी ने साफ साफ कहा कि डायर का काम अमानवीय था और पंजाब में मार्शल लॉ लगाना बिल्कुल गलत था। मतलब एक तरफ सच को दबाने की कोशिश थी और दूसरी तरफ सच को सामने लाने की। और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर कि इस हत्याकांड का असर कितना गहरा और कितना लंबा चला, और कैसे एक शख्स ने इस जुल्म का बदला लेने की कसम खाई जो इतिहास में अमर हो गई। कहते हैं उस दिन उस बाग में एक नौजवान भी था। नाम था उधम सिंह। वो वहां जमा हुए लोगों को पानी पिलाने की सेवा कर रहा था। उसने अपनी आंखों से वो पूरा खौफनाक मंजर देखा, और उसी पल उसी मिट्टी पर खड़े होकर उसने कसम खाई कि वो इस नरसंहार का बदला लेकर रहेगा। और अपनी उस कसम को पूरा करने के लिए उधम सिंह ने 1-2 साल नहीं, पूरे 21 साल इंतजार किया। वो क्रांतिकारियों से जुड़े, दुनिया भर में घूमे और आखिरकार 1940 में लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने सर माइकल ओडायर को गोली मार दी। ये माइकल ओडायर वही शख्स था जो जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का गवर्नर था और जिसने जनरल डायर की कार्रवाई को सही ठहराया था। जब उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया तो जानते हैं उन्होंने अपना नाम क्या बताया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पैगाम था। राम हिंदुओं का प्रतीक, मोहम्मद मुसलमानों का, सिंह सिखों का और आज़ाद मतलब आज़ाद हिंदुस्तान का सपना। ये नाम भारत की एकता की एक जबरदस्त मिसाल। तो आखिर में जलियांवाला बाग का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? देखिए, ये वो पॉइंट था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। ये वो मोड़ था जहां से भारत की आज़ादी की लड़ाई ने एक नया और ज्यादा मजबूत रास्ता पकड़ लिया। आम लोगों का अंग्रेजी न्याय से भरोसा हमेशा के लिए उठ गया। इसी कांड के बाद गांधी जी ने अपना मशहूर असहयोग आंदोलन शुरू किया, और अब आज़ादी की लड़ाई का मकसद छोटे मोटे सुधार नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी बन गया। अदालत में जब मुकदमा चला तो उधम सिंह ने बिना किसी डर के कहा, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो इसी के लायक था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। उनके ये शब्द आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का जज्बा भर देते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि कैसे सिर्फ एक दिन की एक दर्दनाक घटना एक पूरे देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकती है। जलियांवाला बाग की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है और इसकी कीमत को कभी भी किसी भी हाल में भुलाया नहीं जाना चाहिए।